हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव्स लाया हूं मैथ का मॉडल सेट 1। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है HCF 2691 इक्वल टू 13 दिया है, तो LCM 2691 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर HCF दिया हुआ है और LCM फाइंड करना है इन दो संख्याओं का, 26 और 91 का। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM इक्वल टू A इंटू B, दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF दिया हुआ है यहाँ पर 13, LCM फाइंड करना है, तो LCM हो जाएगा इक्वल टू A इंटू B यानी कि 26 इंटू 91। इस 13 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो LCM इक्वल टू 26 इंटू 91 डिवाइड बाय 13, ये कैंसिल होगा 2 बार में 26। तो यहाँ से LCM जो आ जाएगा वो 91 को 2 से गुना कर लेंगे तो 182, इसका LCM ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 2 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 है तो -3 रख लिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है। उसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये द्विघात है, सो बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसा दो त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है ABC और एक त्रिभुज दिया हुआ है DEF। ओके, तो इन दोनों त्रिभुज में कहा गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ओके, जब दो त्रिभुज समरूप है और इनका एरिया जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 121। तो जब भी ऐसे दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो BC का वैल्यू फाइंड करना है, तो BC जो समानुपाती होगा EF यानी कि एरिया ABC डिवाइड बाय एरिया DEF, जो इसका वैल्यू होगा BC बाय EF का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से ऐसो BC बाय EF का वैल्यू दिया हुआ है 15.4 दिया हुआ है इक्वल टू 8 बाय 11 हो जाएगा। और फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऐसो फिर BC इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाय 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1.4 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो अब 8 और फिर 1.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 112 यानी कि 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। BC का वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो बिंदु कोई है PQ मान लेते हैं। P का जो निर्देशांक है -5
और 7 है और Q का निर्देशांक -1 और 3 है। तो यहाँ पर P को हम लोग यहाँ पर x1 y1 मान लेते हैं और Q का निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से PQ की दूरी जो होगी दूरी सूत्र से इक्वल टू √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इन सभी का। तो x2 का वैल्यू है सो -1 है, तो -1 माइनस और फिर है सो x1 का वैल्यू -5, ये हो गया, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है यहाँ पर 3 और y1 का वैल्यू 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा PQ इक्वल टू √अंडर यहाँ से -1 और माइनस प्लस 5, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 3 - 7 को माइनस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 5 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर है सो यहाँ पर 16 प्लस 16, इसका वैल्यू आ गया √32 और √32 को अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर है सो इसका वैल्यू 4√2 आ जाएगा सेंटीमीटर। PQ की जो दूरी होगी 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है सो है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है और cot A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8/15 और cot A का वैल्यू होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि B/P। तो B का वैल्यू यहाँ पर है सो इस त्रिभुज में अगर देखते हैं ABC में एंगल A है तो लंब है सो BC हो जाएगा और आधार जो है वो AB हो जाएगा। तो यहाँ से AB का वैल्यू है सो 8 हो जाएगा और BC का वैल्यू 15 है। तो H का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। H बराबर होता है √P² प्लस B² और फिर वैल्यू पुट करते हैं तो √15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √289 और यहाँ से √289 निकालते हैं तो 17 वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर sin A का वैल्यू पुट करना है तो sin A इक्वल टू होता है P/H। P का वैल्यू हम लोग दिया हुआ है 15 BC और H का वैल्यू हम लोग 17 निकाले हैं, तो 15/17 और sec A बराबर होता है H/B। तो H का वैल्यू है सो 17 है और B का वैल्यू 8 है, तो यहाँ से sec A बराबर 17/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये क्वेश्चन है सो है, तो यहाँ पर है सो एक वृत्त है, इस तरह से वृत्त PQRS है, इसके ऊपर एक है सो चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। माना कि वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को क्रमशः PQR और S पर स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज है ABCD और इसके चारों इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो क्रमशः बिंदु PQRS पर है सो टच किए हुए हैं। ओके, उसके बाद है कि अब हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु को वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर खींचा जाएगा स्पर्श रेखा तो उसकी लंबाई समान होती है। तो यहाँ से AD इक्वल टू AS हो जाएगा, यहाँ पर AP है। ठीक है, तो AP इक्वल टू AS हो जाएगा, क्योंकि A है सो बाह्य बिंदु है, और BP इक्वल टू BQ, BP और BQ इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS हो जाएगा, और CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। यहाँ से ये 4 समीकरण प्राप्त होता है और इन सभी को जोड़ने पर यहाँ पर है सो इन सभी को जोड़ने पर तो
AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसो AP और BP को साथ में रखते हैं। यहाँ पर इस चित्र में देखने को मिलेगा AP और BP को साथ में यहाँ पर रखते हैं। AP और BP को क्यों? क्योंकि AP और BP को जोड़ने के बाद डायरेक्ट AB आ जाता है, इस वजह से। उसके बाद फिर ऐसा CR प्लस DR को साथ में रखते हैं। CR और DR को क्यों? क्योंकि यहाँ से CR और DR को ऐड करने के बाद CD वैल्यू दे देगा। उसके बाद फिर ऐसा BQ और CQ को साथ में रखते हैं। BQ और CQ को साथ में रखते हैं, तो इससे ऐसा पूरा BC वैल्यू दे देगा। और फिर DS और SA को साथ में रखते हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद DS और SA, इन दोनों को जोड़ने के बाद ऐसा AD मिल जाएगा। तो अब यहाँ से ऐसा इसका जब जोड़ा गया AP प्लस BP, वो AB आ गया। CR और DR को जोड़ने के बाद CD आ गया। BQ प्लस CQ को जोड़ने के बाद BC आ गया, और DS और SA को जोड़ने के बाद AD आ गया। और इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। एक थैला में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, और इसमें से ऐसा एक गेंद यादृच्छा अपने अनुसार निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता ही है कि गेंद लाल हो, काली हो, लाल नहीं हो? तो थैले में कुल गेंद जो है वो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 बराबर 8। यहाँ पर है सो 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे 3 और 5 को, तो टोटल जो गेंद है हो गया वो 8 हो गया। कुल संभावना जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। अब पहला में पूछा गया है कि गेंद लाल हो, ठीक है, क्वेश्चन 1A में है लाल हो। तो चूंकि थैले में 3 लाल गेंदें हैं और इनमें से एक लाल गेंद 3 तरीके से निकाली जा सकती है। ओके, यहाँ पर अगर ऐसा 3 लाल गेंदें हैं, 1 2 3, अगर थैले में, तो या 1 वाला निकल सकता है, या 2 वाला, या 3 वाला, कोई भी इन 3 तरीके से निकाला जा सकता है। यदि R लाल गेंद को सूचित करे तब NR इक्वल टू 3 अनुकूल संख्या, घटना के अनुकूल संख्या जो हो गई वो 3 आ गई। तो प्रायिकता निकालनी है, P लाल गेंद निकालना है, तो इसका जो प्रायिकता होगा NR बाय NS, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल बॉल्स। तो 3/8 हो जाएगा इसका। तो रेड गेंद कितना है? 3, और टोटल जो है वो 8 है, तो 3/8 हो जाएगा। दूसरा में है कि चूंकि थैले में 5 काली गेंदें, काली गेंदें निकालने की प्रायिकता यहाँ पर बोला गया है। तो थैले में टोटल 5 काली गेंदें हैं, और इनमें से एक काली गेंद निकालने के लिए 5 तरीके हो सकते हैं। यदि B काली गेंद को सूचित करे तो NB, जो काली गेंदों की संख्या है वो 5 है, यानी कि ऐसा घटना के अनुकूल संख्या 5 हो जाएगी। तो प्रायिकता होगी काली गेंद निकालने की NB बाय NS, यानी कि 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में लाल नहीं है, तो लाल नहीं है, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चूंकि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/8 है, ठीक है। यहाँ पे पहला में दिया हुआ है, पहला A में देख चुके हैं। यहाँ पर लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो 3/8 है। तो लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता होगी 1 - P लाल गेंद निकालना। अब यहाँ पर 1 में 3/8 को माइनस करते हैं, तो यहाँ से 5/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 के रूप का होता है जहाँ Q एक कोई पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6Q + 1 के रूप में हो सकता है, या 6Q + 3 के रूप में हो सकता है, या 6Q + 5 के रूप में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब ये है तो माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A कोई है, सो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, और B बराबर 6 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A = 6Q + R होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यही कहता है A = BQ + R, जहाँ पर B का वैल्यू है सो यहाँ पर दिया गया है 6 है।
क्योंकि इन सारे में है सो यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है। किसी पूर्णांक q का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, q का मान है सो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, जहां r का वैल्यू क्या होता है कि जो r का वैल्यू है होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो 6 है, तो r का वैल्यू है सो 6 से छोटा होगा या 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ से ये आ गया। तो संभव शेष क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 ये संख्याएं हो सकती है। अब एक बार 0 पुट करेंगे इसमें, इस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। तो अगर 0 पुट किए तो 6q आ गया, और 1 पुट किए तो 6q प्लस 1 आ जाएगा, और 2 पुट किए तो 6q प्लस 2, और 3 पुट किए तो 6q प्लस 3 आएगा, और 4 पुट किए तो 6q प्लस 4, 5 पुट किए तो 6q प्लस 5 हो जाएगा, जहाँ q कोई भाज्य संख्या है, q कोई भाज्य है। यदि a इक्वल टू 6q या 6q प्लस 4 तब a एक संपूर्णांक होगा। यदि हम क्या करते हैं, a इक्वल टू 6q लेते हैं या 6q प्लस 4 लेते हैं तो ये जो है वो सम संख्या आ जाएगी। पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, इसीलिए कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है, तो यहाँ पर जो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों को है सो ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना है। तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो पहला समीकरण को अगर 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा जो समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ओके, इन दो समीकरणों से y का वैल्यू निकालते हैं। इस समीकरण से 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इससे y का वैल्यू निकालेंगे तो जो आएगा वो 6 माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, इससे y का वैल्यू निकालते हैं तो 2x माइनस 2 आ जाएगा। अब इस समीकरण में है सो एक बार 0 पुट किए, 0 पुट करने के बाद है सो 6 वैल्यू दे दिया। ओके, और एक बार है सो 3 पुट किए, और 3 पुट करने के बाद वैल्यू 0 दे दिया समीकरण 1 में इसका। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इस समीकरण में एक बार 1 रखें तो 0 दे दिया, और 0 रखें तो माइनस 2 दे दिया है। अब इसका और इन दोनों जो है डाटा, इन डाटा से सो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ यहाँ पर इस तरह से बनेगा, एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष होगा, जिसमें हर एक बिंदु निर्देशित है। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से निर्देशित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, तो 0 है तो 6 हो जाएगा, 0 और 6 यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये पॉइंट मिलता है। उसके बाद है सो 3 और 0 है, 3 और 0 यहाँ पर है, तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। पहला समीकरण का ग्राफ ये हो गया। दूसरे समीकरण का ग्राफ देखते हैं, तो 1 और 0 है, तो 1 और 0 जब है तो इसको ऐसे पुट कर लेते, 1 और 0 जहाँ पर है वहाँ पर, तो 1 और 0 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर ऐसे 0 माइनस 2 है, 0 माइनस 2 देखने को मिलेगा y अक्ष पे। तो इन दोनों, इसका ग्राफ इस तरह से खींचा जाएगा। तो यहाँ से ऐसे एक बिंदु पर कट कर रहा है, और इस बिंदु का निर्देशांक जो है 2 और 2 है। ओके, और जब ये निर्देशांक 2 और 2 है तो उसके बाद फिर ऐसा यही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये गए समीकरण का एक अद्वितीय हल, यहाँ पर 2 और 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का भी वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उनके 54 पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पर AP दिया हुआ है, तो इससे पहला पद a बराबर 3 हो जाएगा, और सारवंतर d बराबर, तो 15 माइनस 3 करेंगे, तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पद उनके 54 पद से
132 होगा, यानी कि ए एन का कौन सा पद होगा जो है सो 54वें पद से A54 से 132 अधिक होगा। इस तरह से ये समीकरण बन गया। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और यहाँ से A54 है तो A प्लस 54 माइनस 1 यानी कि 53 इंटू डी हो जाएगा प्लस 132। ए को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये है सो 0 हो जाएगा। इधर एन का वैल्यू नहीं मालूम है यहाँ पर, तो एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 12 होता है इक्वल टू 53 और डी का वैल्यू यहाँ पर 12 है प्लस 132। उसके बाद फिर यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है इसका वैल्यू आ जाता है 636 वैल्यू आएगा प्लस 132 आ जाता है। उसके बाद फर्दर अगर सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर आगे तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करते हैं 636 और 132 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा 768। अब यहाँ पर 12 को क्या करते हैं कि n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, और इसको कैंसिल होगा, ये 64 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 64 हो जाएगा, और 1 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 64 प्लस 1 इक्वल टू 65 आ जाएगा। n का वैल्यू 65 आ गया, यानी कि 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5 2 4 7 7 माइनस 4 होगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह से त्रिभुज है ए बी सी, ए का निर्देशांक 5 2 है, बी का निर्देशांक 4 7 है, सी का निर्देशांक 7 माइनस 4 है। ओके, तो अगर ए का निर्देशांक हम यहाँ पर x1 y1 मान लेते हैं और बी का निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं और सी का निर्देशांक x3 y3 मान लेते हैं, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू y2 का वैल्यू 7 है तो 7 माइनस y3 का वैल्यू -4 है तो -4 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू 4 है, 4 रख लिए, y3 का वैल्यू यहाँ पर -4 है, -4 रख लिए, और y1 का वैल्यू 2 है तो 2 रख लिए, प्लस x3 का वैल्यू 7 है, 7 रख लिए, y1 का वैल्यू 2 है, 2 रख लिए, और y2 का वैल्यू 7 है। अब इसको हल करते हैं। हल करने के बाद यहाँ पर 1/2 इंटू 5 इंटू यहाँ पर माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और 7 4 11, 5 गुने 11 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू यहाँ पर -4 और -2 है तो इन दोनों का वैल्यू है सो -6 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू यहाँ पर 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो -5 बचेगा। ओके, फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1/2 इंटू 11 पचे 55 होगा, -6 चक 24 -7 पचे 35। अब ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू इन सारे को जोड़ने और घटाने के बाद है सो जो वैल्यू आएगा टोटल वैल्यू वो यहाँ पर है सो -4 वैल्यू आएगा, और 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर -2 आया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
वो धनात्मक को लेकर चलेंगे और धनात्मक में आ जाएगा 2 वर्ग मात्रक, 2 वर्ग मात्रक यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध करें cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ये प्रूफ करना है। तो LHS हम लोग लेके चलेंगे। LHS का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो इसमें से नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये cos a मिलाकर cos स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिलकर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो cos स्क्वायर ए वैल्यू आ गया और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्मेट का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में ब्रेक किए तो इससे ऐसे ये वैल्यू आ गया 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ रख लिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला से इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ऐसे इन दोनों का वैल्यू 1 आ गया, 1 पुट कर दिए, ये 1 प्लस 2 साइन ए तो 1 प्लस 1 या 2 हो जाएगा, तो 2 साइन ए 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आने के बाद 1 प्लस साइन ए बच गया और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से 2 कॉस ए हो गया और 1 बाय कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए, यहाँ से ये 2 सेक ए आ जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 14, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर है सो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर r का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है इक्वल टू यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से r बराबर 22/2 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर 11, यानी कि r का वैल्यू जो है 11/पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ पर जो वैल्यू है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पर है सो 11/पाई आया, तो 11/पाई इंटू 11/पाई हो जाएगा और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर 1/4 इंटू 11 और इस पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 नीचे में और 7 ऊपर में, 11 से ये कैंसिल और यहाँ से जो वैल्यू आ गया 11×7=77 और 4×2 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण 3x² - 2x + 1 = 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है वो इस प्रकार दिया हुआ है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए d का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू रख लेते, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। तो d इक्वल टू होता है b² - 4ac, विविक्त कर जो निकाल रहे हैं वो। तो b का वैल्यू पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -4 इंटू
ए और सी का वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पर -4 आ गया तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मूल की जो प्रकृति होगी d बराबर 0 आ गया तो मूल जो है वो वास्तविक एवं समान होगा। इसका हल निकाला जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर हल निकाला जा सकता है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र हमारे पास ये है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a और फिर b का वैल्यू है सो वो दिया हुआ था -2। ओके, तो यहाँ से ऐसा b का वैल्यू पुट किए तो माइनस इंटू -2 हो गया प्लस माइनस d का जो वैल्यू है वो 0 है तो d के जगह पर 0 पुट कर दिए, नीचे में 2a 2 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब करते हैं तो माइनस माइनस मिलके प्लस और 2/6 हो गया और कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे तो दो मूल 1/3 और 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय 6.8 भी इसको बोलते हैं। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहीं पर कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ से ABC एक ले लिए इस तरह से त्रिभुज और जिसमें से कोण B बराबर 90 डिग्री कर लिए। ठीक है, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक रचना कर लेते हैं कि BD जो है लंब है AC पर, BD लंब AC। उसके बाद फिर है सो प्रमाण में आते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, एक बार क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ABC और एक बार है सो ले लेंगे त्रिभुज ABD। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानताएं देखने को मिलता है। तो इन दोनों में जो समानताएं देखने को मिलता है, एंगल ABC, ये एंगल B 90 डिग्री है और एंगल ADB ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल जब 90 डिग्री है और कोण A बराबर कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है तो AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप ABD, और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में बढ़ती है। तो यहाँ से AB/AD इक्वल टू AC/AB रख लिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्या करते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं एक त्रिभुज ABC इस त्रिभुज में और एक त्रिभुज लेंगे BDC। इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं और समरूप दिखाने के लिए यही AA समरूपता कसौटी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से ऐसा ये जब दोनों समरूप हो जाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं BC/CD इक्वल टू AC/BC। ओके, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD आ जाएगा। इन दोनों से AC कॉमन आ गया तो AD प्लस CD। तो चित्र में देख सकते हैं कि AD प्लस CD, AD और CD को ऐड करते हैं, AD और CD को, तो यहाँ से पूरा AC आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद AC आ गया और AC और AC मिलकर AC स्क्वायर, यहाँ से ये प्रूफ हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ओके, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई पेड़ है, यहाँ से एक ये पेड़ है।
अब ये पेड़ क्या होता है कि इस पॉइंट ए से टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है, तो ए से डी का जो पॉइंट है वो नीचे की ओर झुक जाएगा, जिसका शिखर है सो जमीन को छूने लगता है, तो यहाँ से AC हो जाएगा। और जो झुका हुआ कोण है वो 30 डिग्री है, और जो शिखर जहाँ पर जमीन को टच किए हुए है वहाँ से पेड़ के जो पाद बिंदु है उसकी दूरी 8 मीटर है। ओके, अब यहाँ पर ऐसा जो एंगल B है ये 90 डिग्री का बनेगा। तो मान लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई BD, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर BD ले लिए हैं, और यहाँ से ऐसा AD बराबर AC होगा। AD बराबर AC क्योंकि यही जो पेड़ है वो यहाँ पर नीचे जमीन को टच किए हुए हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करते हैं कि AB बाय BC को रखते हैं। AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार जो होता है tan थीटा होता है, tan 30 डिग्री हो जाएगा। AB बाय BC इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो AB बाय BC का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 8 इक्वल टू 1/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो AB इंटू √3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और AB का वैल्यू 8/√3 आ गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर है सो अब इसी त्रिभुज में ले लेते हैं ABC, इस त्रिभुज में ले लेते हैं, तो यहाँ से AC का वैल्यू निकालना है, तो BC बाय AC कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण जो होता है cos थीटा होता है, तो BC बाय AC इक्वल टू cos 30 डिग्री हो जाएगा। 8 बाय AC इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC √3 इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो यहाँ से AC इक्वल टू 16/√3 हो जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो AB प्लस AD होगा, और AD जो है वो AC के बराबर है, तो AB प्लस AC हो जाएगा। उसके बाद फिर AB का वैल्यू यहाँ पर है सो इक्वेशन 1 में निकालें 8/√3, और AC का वैल्यू जो है वो है इक्वेशन 2 से ले लेते हैं 16/√3, और जब इन दोनों का है सो ऐड करते हैं तो वो 24/3 आता है। 24/√3 का हम लोग यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं तो √3/√3 हो जाएगा, और फिर है सो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 24√3 डिवाइड बाय 3 होगा। 3 से ये कैंसिल 8 आ गया, यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो 8√3 मीटर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। यहाँ पर एक तुर्की टोपी है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, देख सकते हैं चित्र में। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, खुला वाला सिरा नीचे है जिसको R1 मान लिए हैं, तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई है L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो इसका जो है क्षेत्रफल वो हो जाएगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो टोपी है उसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, और फिर जो टोपी के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल है वो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू है सो 22/7, L का वैल्यू 15, और R1 प्लस R2 10 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद है सो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो है 22/7 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको जब करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 14 2 बार में कैंसिल होगा। यहाँ पर 22, 15 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 660 आ जाएगा, और यहाँ पर 22, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 352 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 660 प्लस 50.3 हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 710.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ये इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, इसका है सब माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले वर्ग अंतराल है, फिर बारंबारता है,
फिर संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। जब भी माध्यक निकालना है तो उसके लिए संचयी बारंबारता जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसा वर्ग अंतराल और बारंबारता क्वेश्चन से लिख लेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालनी, ये 5 है तो इस 5 को यहाँ पर रख लिए। 5 और 8 को ऐड करते हैं तो 13 हो जाएगा। 13 और 20 को ऐड करते हैं तो 33 हो जाएगा। 33 और 15 को ऐड करते हैं तो 42 हो जाएगा। 42 और 7 को ऐड करते हैं तो 55 हो जाएगा। 55 और 5 को ऐड करते हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और यही 60 जो है वो n इक्वल टू 60 हो गया। ओके, अब यहाँ पर है सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है सो फाइंड करना है। n/2 फाइंड करेंगे। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, ये होता है। तो यहाँ से L n/2 और CF और F और H फाइंड करना है। तो n/2 जो है वो 60/2 हो जाएगा। 60 यहाँ पर n का वैल्यू है तो 60/2 इक्वल टू 30 हो गया। अब 30 से जस्ट बड़ी संख्या देखते हैं तो संचयी बारंबारता में 33 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 33 का अगर देखा जाए माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा 20 to 30। माध्यक वर्ग 20 to 30 हो गया तो इसकी जो निचली सीमा है वही L कहलाएगी। तो L बराबर 20 हो जाएगा। H, इन दोनों के बीच का अंतर, माध्यक वर्ग के बीच का अंतर H बराबर 10 हो जाएगा। और जो F है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि 20 हो जाएगा। और जो CF है वो CF है सो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा CF। तो इन सारे को वैल्यू को ऐसे इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो L का वैल्यू है 20 प्लस n/2 का वैल्यू है सो 30 निकाले हैं। 30 माइनस CF का वैल्यू है सो 13 है तो 13 कर लिए डिवाइड बाय 20 इंटू 10। और फिर यहाँ से है सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 30 में से ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 13 को माइनस करेंगे तो 17/2 आएगा। और 17/2 को अगर पॉइंट में करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। 8.5 आएगा तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 20 प्लस 8.5 तो ये आ जाएगा 28.5 अप्रॉक्स में इसका माध्यक इस प्रकार निकलेगा। ओके, तो ये जो थे 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल सेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप लोग ऐसा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।